सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के लिए कुछ क्रियाकलाप तैयार करना। सतत एवं दोस्तों व्यापक जो मूल्यांकन होता है उसके लिए हम लोग क्रियाकलाप कैसे तैयार कर सकते हैं, चलिए अब उसके बारे में हम आप लोगों को दोस्तों जानकारी दे देते हैं। तो हम आप लोगों को बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं इसके बारे में दोस्तों, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के क्रियाकलाप के बारे में। तो सतत व मतलब गणित के छात्रों से तथ्य सीखने, संबोधन विकास करने, संकेतों का प्रयोग करने, प्रक्रिया एवं प्रविधियों में स्वामित्व प्राप्त करने, इन सब में दोस्तों सतत विकास का काफी ज्यादा मतलब प्रयोग होता है दोस्तों। ये बात आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना दोस्तों। उसके बाद हम आप लोगों को बता दें कि मूल्यांकन के ज्ञानात्मक, भावनात्मक एवं मनोगत्यात्मक पक्ष में विकास की उपयोगिता की जांच करता है, जिसके लिए विभिन्न जांच एवं परीक्षाएं आयोजित की जाती है। मूल्यांकन का प्रमुख उद्देश्य छात्रों के दुर्बल पक्षों का पता लगाकर उसकी योग्यता, क्षमता, स्तर एवं व्यवहार में सुधार हेतु उपचारात्मक शिक्षण की व्यवस्था करना है दोस्तों। ये बात यहाँ पे काफी ज्यादा दोस्तों जानकारी वाला बात जानने के लिए मिला। उसके बाद हम आप लोगों को बता दें कि मूल्यांकन जो होता है दोस्तों, मूल्यांकन का प्रमुख उद्देश्य छात्रों के दुर्बल पक्षों का पता लगाकर उनकी योग्यता, क्षमता, स्तर एवं व्यवहार में सुधार हेतु उपचारात्मक शिक्षण की व्यवस्था करना। मतलब शिक्षा के क्षेत्र में दोस्तों जो छात्रों का मूल्यांकन किया जाता है, उस मूल्यांकन का दोस्तों मुख्य काम यही होता है कि छात्रों के अंदर जो भी कमियां हैं उस कमियां का पता लगाया जाए, और उस कमियां का पता लगाने के बाद छात्रों के उस कमियों को दूर करने की कोशिश किया जाए, छात्रों को विकसित करने की कोशिश किया जाए दोस्तों। ये सब बात भी आप लोगों को यहाँ पे काफी ज्यादा जानकारी वाला और महत्वपूर्ण बात जानने के लिए मिला दोस्तों। उसके बाद चलिए हम आप लोगों को दोस्तों इसके अलावा और सारी महत्वपूर्ण और जानकारी वाले बात को बताते हैं, जिसके बारे में जानना आप लोगों के लिए दोस्तों काफी ज्यादा जानकारी वाला और महत्वपूर्ण बात होने वाला है। तो चलिए इसके बारे में हम आप लोगों को दोस्तों और सारी बातों को बताते हैं। तो हम लोग दोस्तों बात करेंगे कि एक वैज्ञानिक ब्लूमस टेक्सोनॉमी के अनुसार शिक्षण प्रक्रिया में शिक्षा का उद्देश्य और सीखने के अनुभव का मूल्यांकन के साधनों के मध्य मूल्यांकन का कार्य सतत चलता रहता है। अब हम आप लोगों को बताएंगे सतत मूल्यांकन के बारे में दोस्तों। सतत मूल्यांकन के बारे में जो भी जानकारी वाला महत्वपूर्ण बात है उन सभी बातों को हम बताने वाले हैं। तो सतत मूल्यांकन उस प्राचीन परंपरा का ही एक अधिक व्यवस्थित एवं औपचारिक रूप है, जिसमें शिक्षक दैनिक, साप्ताहिक, मासिक, त्रैमासिक, अर्धवार्षिक तथा वार्षिक परीक्षाओं द्वारा अपने छात्रों के ज्ञान, बोध एवं कौशल का मापन करते थे तथा उन्हें सुधार हेतु अपेक्षित पृष्ठ पोषण प्रदान करते थे। यह प्रक्रिया अभी भी लागू है। सतत मूल्यांकन वस्तुतः परीक्षा सुधार के दो कार्य पर आधारित होता है दोस्तों। जो सतत मूल्यांकन होता है वो किन किन कार्यों पर आधारित होता है, चलिए हम उसके बारे में अब आप लोगों को दोस्तों बताते हैं। तो जो व्यक्ति शिक्षण कार्य करे वही व्यक्ति मूल्यांकन कार्य भी करे। मूल्यांकन कार्य सत्रात्मक न होकर संपूर्ण सत्र की समय अवधि में लगातार होते रहे।
आखिरकार मतलब यहाँ पे कहने का मतलब है दोस्तों कि जो मूल्यांकन है या जो भी शिक्षण है उसको लगातार कराया जाए। उसमें कोई भी मतलब छात्रों को लगातार अगर शिक्षण दिया जाएगा तो छात्र भी अच्छे से शिक्षा ग्रहण कर पाएंगे। सतत मूल्यांकन की आवश्यकता क्यों होती है? जो सतत मूल्यांकन होता है, सतत मूल्यांकन की दोस्तों आवश्यकता क्यों होती है, चलिए अब इसके बारे में हम आप लोगों को दोस्तों महत्वपूर्ण जानकारी दे देते हैं कि आखिरकार जो सतत मूल्यांकन होता है, सतत मूल्यांकन की आवश्यकता क्यों होती है। तो चलिए हम आप लोगों को दोस्तों बताते हैं। तो सतत मूल्यांकन जो होता है, निम्नलिखित कारणों से सतत मूल्यांकन की शिक्षक एवं शिक्षार्थियों हेतु आवश्यकता है। किन किन कारणों के कारण जो सतत मूल्यांकन है यह आवश्यक है, चलिए हम उन कारणों के बारे में भी आप लोगों को दोस्तों जानकारी देते हैं। तो सतत मूल्यांकन द्वारा विद्यार्थी की नियमित रूप से प्रगति एवं दुर्बलता की जानकारी प्राप्त हो जाती है। सतत मूल्यांकन बहुत सारे क्षेत्रों में होता है, जैसे रोज रोज कोई विद्यार्थी विद्यालय आ रहा है या नहीं, उसके बाद जो विद्यार्थियों का परीक्षा होता है उसमें भी मूल्यांकन किया जाता है। यही सब मूल्यांकन को दोस्तों हम लोग सतत मूल्यांकन कहते हैं। इसके द्वारा हम लोग जान सकते हैं कि कौन कौन विद्यार्थी नियमित रूप से विद्यालय आ रहा है कि नहीं, और कौन से विद्यार्थियों की क्या मतलब पढ़ने में कहाँ पे कमजोर है। इन सभी बातों के बारे में हम लोग पता लगा सकते हैं। उसके बाद हम आप लोगों को बता दें कि छात्रों की वृद्धि तथा विकास में उत्पन्न अवरोधों को पहचान कर उनके कारणों का पता लगाया जा सकता है। दोस्तों, छात्रों की वृद्धि तथा विकास में जो उत्पन्न अवरोध होता है, उन अवरोधों को पहचान कर दोस्तों उसके बारे में हम लोग पता लगा सकते हैं। उसके बाद विद्यार्थियों द्वारा पाठ को सीखने में आने वाली कठिनाइयाँ और बाधाओं की पहचान करके उनके कारणों का पता लगाया जा सकता है। दोस्तों, इसके द्वारा विद्यार्थी की ज्ञान अर्जन की कठिनाइयाँ से अवगत होकर उनका निवारण किया जा सकता है। ये भी बात आप लोगों को दोस्तों यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण और जानकारी वाला बात है। उसके बाद हम आप लोगों को बता दें कि इस प्रकार नियमित शिक्षण की समय अंतर्गत महत्वपूर्ण कार्य सतत मूल्यांकन पद्धति अपनाकर शिक्षण को और प्रभावी बनाया जा सकता है। अब हम आप लोगों को दोस्तों बताएंगे व्यापक मूल्यांकन के बारे में। व्यापक मूल्यांकन के बारे में हम आप लोगों को दोस्तों अब जानकारी देंगे। इसके बारे में भी आप लोगों को जानना काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए अब हम आप लोगों को दोस्तों व्यापक मूल्यांकन के बारे में जानकारी दे देते हैं। तो हम आप लोगों को बता दें कि विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास की स्थिति का मूल्यांकन करने हेतु उसकी शैक्षिक क्षेत्रों के साथ साथ शैक्षिक क्षेत्रों एवं वैयक्तिक सामाजिक गुणों का मूल्यांकन किया जाना आवश्यक है। दोस्तों, शैक्षिक क्षेत्रों एवं व्यक्तिगत सामाजिक गुणों का मूल्यांकन व्यापक मूल्यांकन के अनुसार मतलब अंतर्गत आता है। इसके महत्व को दृष्टिगत रखते हुए शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अनुसार इसे अनिवार्य कर दिया गया है। अब हम आप लोगों को दोस्तों बताएंगे किसी कक्षा के बच्चों के अधिगम के आकलन हेतु योजना तैयार करना। किसी कक्षा के बच्चों के अधिगम के आकलन हेतु योजना कैसे तैयार कर सकते हैं, चलिए अब हम इसके बारे में आप लोगों को दोस्तों बताने वाले हैं। तो किसी कक्षा के बच्चों के अधिगम के आकलन हेतु योजना तैयार करने के लिए एक उदाहरण प्रस्तुत किया जा रहा है। शिक्षक समूह की गणित की समझ को आंकने के लिए परियोजना कार्य एक अच्छे उपकरण के रूप में कार्य करता है। इसके लिए प्रशिक्षु समूह को निर्देश दें कि वे दो दो जोड़े बनाएं। समीप के किसी विद्यालय में जाकर वहां के किसी एक कक्षा के बच्चों की ऊंचाई की लंबाई लें तथा
साथ ही उनके वजन की अंकित करें। निम्न सारणी में उनका अभिलेख तैयार करें और निष्कर्ष निकालें। कितने बच्चे सामान्य वजन अर्थात वजन के अंदर हैं? कितने बच्चे अधिक वजन अर्थात आदर्श वजन से अधिक है? कितने बच्चे कम वजन अर्थात आदर्श वजन से कम है? दोस्तों, इसके बारे में हम लोगों को सबसे पहले पता लगाने की कोशिश करना चाहिए। उसके बाद हम लोग बात करेंगे परिवेश से किसी सूचना के संबंध में आंकड़े एकत्र करना तथा उन्हें व्यवस्थित रूप से प्रस्तुत करना। इसके बारे में हम आप लोगों को दोस्तों अब जानकारी देंगे। तो दैनिक जीवन में अनेक प्रकार की जानकारी या सूचनाओं की आवश्यकता होती है, जिसे हम विभिन्न माध्यमों से प्राप्त करते हैं, जैसे कि किसी रेल का प्रस्थान या आगमन समय की जानकारी चाहिए। दोस्तों, ये भी बात आप लोगों को यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात जानने के लिए मिला। उसके बाद हमें यह जानकारी रेलवे के समय सारणी में एकत्र आंकड़ों से प्राप्त हो सकती है। हमारी ज़रूरतों या समस्या के आधार पर हम आंकड़े एकत्र करते हैं या सूचना एकत्र करते हैं। दोस्तों, आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना। अब हम आप लोगों को दोस्तों बता दें कि आंकड़े समस्या से संबंधित स्रोत से एकत्रित किए जाते हैं। कुछ आंकड़े का एकीकरण आवश्यकता अनुसार एक बार करना पड़ता है, जबकि कुछ आंकड़े का एकीकरण कई बार करना पड़ता है। जैसे कक्षा चतुर्थ के सभी विद्यार्थियों का वजन और ऊंचाई ज्ञात करता है, तो ये आंकड़े कक्षा चतुर्थ के सभी बच्चों का वजन तौलकर प्राप्त किए जा सकते हैं। दोस्तों, ये भी बात आप लोगों को यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जानकारी वाला बात जानने के लिए मिला।